नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। ये लिखा हुआ है रैलियों में कितना दम। राजनीति में, सियासत में गिनती की बहुत अहमियत होती है। किसी पार्टी के नेताओं की गिनती, उनके कार्यकर्ताओं की गिनती, उनके समर्थकों की गिनती, सीटों की गिनती और कितने राज्यों में वो चुनाव लड़ते हैं उस बात की गिनती, और साथ में जब रैलियां होती हैं तो उस रैली में पहुंचने वाले लोगों की गिनती, और जब रैलियां होती हैं तो राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, हजारों लाखों लोगों के पहुंचने के दावे किए जाते हैं, बातें की जाती हैं और उसको लेकर अपने जनाधार को, अपने शक्ति प्रदर्शन को लेकर लोगों के सामने इजहार करने की बहुत सारी तस्वीरें पेश की जाती हैं। ताऊ देवीलाल की नीतियों पर चलने की बात हरियाणा में दो पार्टियां करती हैं, जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। हालांकि ताऊ देवीलाल, स्वर्गीय ताऊ देवीलाल, जिनको बहुत सारी पार्टियों के लोग मानते हैं, सभी उनके प्रति सम्मान रखते हैं, उनको किसानों का मसीहा कहा जाता है और उन्होंने किसानों के लिए बहुत से काम किए। हरियाणा के गठन को लेकर ताऊ की बड़ी भूमिका थी, लेकिन साथ साथ उन्होंने भी एक वक्त में अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़वाने की कोशिश की। ताऊ देवीलाल सीकर से भी चुनाव जीते थे, वहां से चुनाव लड़ते थे राजस्थान में। एक वक्त ऐसा आया था कि रोहतक और सीकर से उन्होंने चुनाव जीता और उन्होंने रोहतक की सीट को छोड़ दिया और सीकर से वो सांसद बने रहे, देश के उप प्रधानमंत्री भी बने। उसी सीकर में राजस्थान में जेजेपी ने एक बड़ी रैली की और इस दौरान जेजेपी ने एक बड़ा दावा किया और कहा कि हम राजस्थान में सरकार में आएंगे, क्योंकि सत्ता की चाबी, राजस्थान की सत्ता की चाबी, राजस्थान विधानसभा की चाबी जेजेपी के पास होगी। और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। अब एक सवाल यहां से खड़ा होगा कि क्या जेजेपी बीजेपी के साथ वहां पर चुनाव लड़ेगी? बहुत सारी बातें। इनेलो ने कैथल में रैली की थी और इनेलो की रैली में विपक्षी एकता दिखाने की कोशिश की गई। विपक्ष के कई नेता शामिल हुए और इस दौरान सबने कहा कि हम केंद्र से बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, एक साथ मिलकर चलेंगे। और अभय चौटाला ने कहा कि हरियाणा से बीजेपी और जेजेपी सरकार को सत्ता से बेदखल करेंगे। दोनों ही तरफ बड़े बड़े ऐलान थे, बड़े बड़े दावे थे, बड़ी बड़ी बातें थी। पहली बात करते हैं इनेलो की रैली की, जो हुई थी कैथल के अंदर। कैथल की इस इनेलो की रैली में बार बार इनेलो के नेता कह रहे थे कि विपक्षी एकता की तस्वीर यहां से नजर आएगी। कई पार्टियों के नेता पहुंचे थे, जिसमें फारूक अब्दुल्ला पहुंचे थे, डेरेक ओब्रेन पहुंचे थे, केसी त्यागी पहुंचे थे, आरएलडी से शाहिद सिद्दीकी पहुंचे थे और भी कई नेता वहां पर पहुंचे थे और सबने कहा कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, बीजेपी को, एनडीए को सत्ता से बाहर करेंगे, इंडिया गठबंधन की मजबूती निकलकर सामने आएगी। लेकिन एक सवाल यहां पर यह था कि कांग्रेस से कोई वहां पर नहीं पहुंचा और कांग्रेस को लेकर एक बड़ा बयान, एक बड़ा तंज, एक बड़ा कटाक्ष अभय चौटाला ने किया है। वो भी आपको बाद में सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। 2024 के चुनावी जंग से पहले विपक्षी एकता का प्रदर्शन विपक्षी पार्टियों की ओर से हर मंच पर किया जा रहा है। चाहे पटना हो, मुंबई हो या हरियाणा, हर जगह विपक्षी नेता एक मंच पर आकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर बरसते हैं और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। कैथल में भी इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो ने ताऊ देवीलाल की जयंती के मौके पर एक बड़ी रैली का आयोजन किया। इस रैली के लिए तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं को निमंत्रण देने की प्रक्रिया कई हफ्तों से चल रही थी और आखिरकार एक मंच पर विपक्षी पार्टियों के कई दिग्गज नेता कैथल में नजर आए। सीधी जाटी भाषा में एक ही बात कहना चाहूंगा, राज बना लो, फिर थारे सारे खोट में काट दो। इनेलो की इस रैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, जदयू से केसी त्यागी, भीम आर्मी से चंद्रशेखर आजाद रावण, पूर्व संसदीय सचिव रामपाल माजरा, टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन, श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल अपनी पूरी टीम के साथ शामिल हुए। वहीं रैली को संबोधित करते हुए विपक्षी नेताओं ने एक एक कर बीजेपी पर जमकर जुबानी प्रहार किए और विपक्षी एकता से नया परिवर्तन लाने की बात कही। संगठनात्मक दृष्टि से आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। परिस्थितियां बदल रही है, हालात आपके पक्ष में जा रहे हैं। अब ज्यादा लंबा समय आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस देश में जो लोग रास्ता भटक गए थे, गुमराह हो गए थे, बहका लिए गए थे, या जो
सत्ता का सुख भोगने के लिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को छोड़कर सत्ता पक्ष में चले गए थे। आज वो पुनः आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। कि चौधरी देवीलाल जी ने एक नारा दिया था, लोक राज लोक लाज से चलता है। आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनका ना कोई लोक राज में विश्वास है, ना कोई लोक लाज में विश्वास है। आज तो केवल सत्ता में बैठे लोग इस देश को लूटने में लगे हुए हैं। हम प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे। वहीं आने वाले समय में जब लोकसभा का चुनाव होगा, हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को देश की सत्ता से बाहर करने में बड़ी भूमिका निभाने का काम करेगा। विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार और बीजेपी को जमकर निशाने पर लिया। बीजेपी सरकार की खामियों को गिनवाते हुए विपक्षी नेता परिवर्तन की आंधी चलने और 2024 में विपक्षी गठबंधन की सरकार बनाने का दम भरते हुए नजर आए। हिंदू भाईचारे दा, सिख भाईचारे दा, मुस्लिम भाईचारे दा, क्रिश्चियन भाईचारे दा साडा सारिਆਂ ਦਾ देश है। पर आजकल कोई पार्टियां एक धर्म नूं दूजे नाल लड़ा के इत्थे राज करना चाहुंदियां कि ਉਹ देश नूं ताकतवर बनाउणगीਆਂ। जे एक धर्म नूं दूजे नाल लड़ाओगे की देश ताकतवर होऊगा? अज होया कि मणिपुर विच की होया, थोड़े नौ विच की होया कि इहदे नाल अपना देश तरक्की करूगा? भारत कहता हूं इलेक्शन से पहले ये राम मंदिर का फीता काटेंगे और हमारी माओ बहनों से कहेंगे हमने राम का मंदिर बना लिया। अरे तुम कौन बनाने वाले हो? बनाने वाला तो वो है। मैं मस्जिद बनाऊंगा तो मैं नहीं बनाने वाला, वो है बनाने वाला। वो इंसान को वो देता है कि तुम बनाओ। आज देश में एक नया वातावरण बन रहा है। सुखबीर बादल जी फतेहाबाद में कह के गए थे कि एनडीए तो हमारा था। एनडीए में जनता दल यूनाइटेड था, अकाली दल था, शिवसेना थी, लोक दल था। अब सबके सब हम बाहर आ गए वहां से, तो अब कोई एनडीए नहीं बचा। अब एनडीए का मुकाबले की चीज बन गई इंडिया। इनेलो की ओर से हरियाणा और देश में परिस्थिति बदलने की बात कही गई। वहीं विपक्ष के बाकी नेताओं ने भी परिवर्तन की बात कही। कुल मिलाकर हरियाणा हो या फिर देश, विपक्ष हर जगह अपनी एकजुटता का शक्ति प्रदर्शन कर जनाधार बढ़ाने का काम कर रहा है और विपक्ष को इसका कितना फायदा मिलेगा ये 2024 के चुनावी रण में दिखेगा। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। और अपने पहले ही चुनाव में जेजेपी हरियाणा में सत्ता में आई, सहयोगी बनी सत्ताधार सत्ता के लिए। बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन में सरकार बनी और कुछ इसी तरह के इरादों के साथ जेजेपी राजस्थान में भी चुनाव लड़ने की बात कर रही है। जेजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि राजस्थान की सत्ता की चाबी वो हमारे पास होगी, राजस्थान के विधानसभा के ताले की चाबी जेजेपी के पास होगी और हरियाणा की तरह राजस्थान में भी काम करेंगे। ताऊ देवीलाल की जयंती के मौके पर जेजेपी ने राजस्थान के सीकर में एक बड़ी रैली की और इस दौरान बड़े दावे भी किए। हरियाणा सरकार की सहयोगी पार्टी जेजेपी ने अब धीरे धीरे राजस्थान में भी अपनी पैठ बनाने की शुरुआत कर दी है। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की जयंती पर जेजेपी ने राजस्थान के सीकर में किसान विजय सम्मान रैली का आयोजन किया, जहां पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, अजय सिंह चौटाला समेत पार्टी के कई पदाधिकारियों ने शिरकत की। इस मौके पर बोलते हुए हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला एक तरफ जहां राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए, तो वहीं उन्होंने विधानसभा का ताला जेजेपी की चाबी से खोलने की बात कही। इस दौरान दुष्यंत ने युवाओं के लिए रोजगार देने की भी बात कही। आज विश्वास दिलाना पड़ेगा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को कि राजस्थान की जनता अब जेजेपी बोलेगी, सत्ता का ताला आपकी चाबी से खोलेगी।
दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। साथियों, आज किसान कैसे विकसित हो, हरियाणा का इजराइल से टाइप है कि उस लुटेरी कांग्रेस सरकार को जिसने 5 साल राजस्थान को बर्बाद और लूट खाने का काम किया, क्या कहा करते थे हमारे जयपुर के साथी बैठे कि हम जयपुर में 1 साल में 24 मंजिली अस्पताल बना देंगे। करोड़ों रुपए की ठगी मारी गई और अब तक जयपुर के अंदर 2 मंजिली अस्पताल बनाने का काम नहीं किया। रोजगार मेरा अधिकार, उस रोजगार मेरा अधिकार में हरियाणा इकलौता राज्य बना जिसने हर प्राइवेट सेक्टर की नौकरी हो, चाहे कंपनी हो, ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, पार्टनरशिप कंपनी हो, हर एक के अंदर 75% हरियाणा के निवासियों के लिए हमने आरक्षण बनाने का नौकरियों में काम किया। और ये विश्वास के साथ कह देता हूं, जिस दिन राजस्थान विधानसभा का ताला खुलेगा, राजस्थान की नौकरियों में भी राजस्थान के युवाओं का 75% अधिकार हम लाने का काम करेंगे। चलो जवानों, आगे बढ़ो, तोड़ो अब इस मौन को, सत्ता तक पहुंचा दो किसान कमेरी कौम को। अगले 2 महीने दिन रात एक कर कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे, जोश के साथ पार्टी संगठन को और इस चाबी को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। वहीं इस दौरान जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने भी राजस्थान सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने रैली के मंच से खनन माफियाओं, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर राजस्थान कांग्रेस को जमकर घेरा। और कांग्रेस की सरकार ने पिछले 5 वर्ष में जो बेकायदगियां राजस्थान में की है, उनसे लोगों को अवगत कराने का काम करें कि किस तरीके से कहीं खनन माफिया, कहीं पेपर लीक घोटाला, कहीं लाल डायरी का मामला और कहीं और दूसरे इस तरह के आरोप राजस्थान की सरकार पर लगे हैं। कांग्रेस को राजस्थान में जेजेपी की तरफ से घेरा गया तो कांग्रेस को हरियाणा में इनेलो की तरफ से घेरा गया। हालांकि कांग्रेस को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन अभय चौटाला ने कहा कि घमंड चकनाचूर होता है, जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। वो भी आप सुनिए। हम हमेशा इस पक्ष के रहे हैं कि विपक्ष एकजुट हो, लेकिन उसमें कोई बाधाएं बनते हैं तो लोग उनको सबक सिखाएंगे। कांग्रेस शामिल नहीं हुई, आज में तमाम दल आए लेकिन कांग्रेस का कोई नेता शामिल नहीं आए तो कांग्रेस को सबक मिलेगा इस बात में। हरियाणा का आदमी बहुत खुददार है और खुददार आदमी कभी भी जो भी कोई घमंड करता है उसका घमंड चूर करने का काम करता है। और इन तमाम बातों के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ जेजेपी से दीप कमल सारंग साहब जुड़ चुके हैं, इनेलो से ओंकार सिंह साहब जुड़ चुके हैं, हमारे साथ बीजेपी से सुदेश कटारिया जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से रमन सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सुखबीर तंवर जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले एक प्रतिक्रिया आपकी संक्षेप में। सुदेश कटारिया जी, इन रैलियों के बारे में क्या कहेंगे? बड़ी ताकत झोंकी गई, बड़ी बातें कही गई, दोनों ही पार्टियां कह रही हैं बहुत कामयाब रैली हुई है, बहुत भीड़ थी और ये भीड़ बता रही है कि परिवर्तन आने वाला है हरियाणा में भी और राजस्थान में भी। जेजेपी ने तो सत्ता की चाबी राजस्थान में अपने पास कह दी है। देखिए नासिर जी, हर राजनीतिक व्यक्ति को, हर राजनीतिक दल को कोई भी सम्मान समारोह, कोई भी जलसा, रैली करने का सबको अधिकार है। आज ताऊ देवीलाल की जयंती पर सम्मान समारोह के रूप में इन दोनों दलों ने अलग अलग जगह पे ये आयोजन रखा और हर व्यक्ति का, हर पार्टी का अधिकार है। लेकिन आज बात नासिर जी अगर हरियाणा प्रदेश की करें तो हरियाणा प्रदेश में लोकतंत्र में सबसे बड़ा जनमत होता है जी, और जनमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, माननीय मनोहर लाल जी के पक्ष में है। वो क्यों? माननीय मनोहर लाल जी ने 9 साल के कार्यकाल में, 9.5 साल के कार्यकाल में चूल अचूल परिवर्तन किए हैं। आप देखिए, किसानों को उठाइए, आप देखिए रोजमर्रा की बातों को उठाइए, आप नौकरियों की बात कीजिए। एक हरियाणा प्रदेश जहाँ सरेआम नौकरियों की बोलियां लगाया जाया करती थी, वहाँ योग्यता के आधार पर नौकरी देना सपना था। उस सपने को साकार करने का काम माननीय मनोहर लाल जी ने किया है। किसानों की अगर बात करें तो किसानों को डरा धमकाकर अणु पौनी दामों पर जमीन खरीदने का काम ये लोग किया करते थे।
माननीय मनोहर लाल जी ने सब गोरख धंधे को बंद कर दिया है। चूल अचूल परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में किए हैं, जिसका नतीजा ये है कि आज हरियाणा प्रदेश की जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी को और माननीय मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री देखना चाहती है। और हर राजनीतिक व्यक्ति को, हर राजनीतिक पार्टी को अधिकार है। नारा लग रहा था राजस्थान में, नारा लग रहा था राजस्थान में, सीएम आया, सीएम आया, सीएम आया, सीएम आया रे, बहुत जोर से नारा लग रहा था। और हरियाणा में भी नारा लगता है। जेजेपी का जनाधार बढ़ रहा है, लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं और इसीलिए वो राजस्थान में भी चुनाव लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वहां की सत्ता की चाबी भी हमारे पास है। देखिए नासिर जी, हर व्यक्ति का, हर पार्टी का अधिकार है किसी भी प्रदेश में जाके रैली जलसा करने का, कुछ भी कहने का। अगर सीएम की जगह अगर वो ये भी कह दे पीएम आया, तो कौन रोक रहा है? ठीक। तो ये नासिर जी, हर राजनीतिक पार्टी का, हर राजनीतिक व्यक्ति का ये अधिकार है, कहीं जाके कोई रैली जलसा कर सकता है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की मैं आपको बात बता दूं तो हरियाणा प्रदेश में स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और तीसरी बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को बनना तय है। जिस प्रकार के चूल अचूल परिवर्तन उन्होंने किए हैं, एक छत के नीचे 500 से ज़्यादा योजनाओं का लाभ किसी आखिरी व्यक्ति को मिले, ये कभी किसी ने सोचा था? विकसित देशों की तर्ज पे घर बैठे हर व्यक्ति को ये सुविधाएं मुहैया कराना मैं आऊंगा, कोई सोच भी नहीं सकता था। ये माननीय मनोहर लाल जी ने पूरा करके दिखाया। बहुत से सवाल दे दिए हैं, अब उस पर भी बात करेंगे। रमन जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी दोनों पार्टियों की रैलियों पर। एक तरफ राजस्थान को कहा गया, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को लुटेरी है, तो अभय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस घमंड में है, कांग्रेस को जनता सबक सिखाएगी। आप लोग नहीं पहुंचे थे, आपको बुलाया गया था, ताऊ देवीलाल के जयंती का सम्मान समारोह था, उसमें भी नहीं पहुंचे। देखिए, ताऊ देवीलाल जी सबके नेता रहे हैं। सम्मानित व्यक्तियों की अगर बात करें तो उनमें स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी एक आवाज थे। लेकिन दोनों पार्टियां बात तो ताऊ देवीलाल जी की करते हैं, लेकिन उनके सिद्धांतों पे चलता तो कोई नहीं ना। ताऊ देवीलाल जी वो शख्सियत थे जिन्होंने विरासत को लात मारी थी, कुर्सी को लात मारी थी। आज तो सिर्फ इनकी कुर्सी की लड़ाई है दोनों पार्टियों की। दूसरी बात नासिर भाई, आज दौर ऐसा आ गया है हरियाणा के अंदर कि जेजेपी को हरियाणा छोड़ के राजस्थान जाना पड़ा। भीड़ के अनेकों वीडियो आए कि सत्य और स्वीकार्य है वो जो हरियाणा के लोगों ने देखा है। लेकिन मैं किसी की निंदा करने के लिए यहां नहीं बैठा, सच सबने देखा है, सामने है। जेजेपी ने पहले तो वहां पे सीटें मांगी बीजेपी से कि हमें वहां जो हारी हुई सीटें वो दे दो, उन्होंने मना कर दिया। आज इस दौर में ये लोग वहां गए हैं, वहां शिखर का क्या रहा सबने देखा। और मैं बड़ा चैलेंज से कहता हूं कि जेजेपी वहां चुनाव लड़े, अगर एक भी एमएलए जीत जाए तो मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दूंगा। अच्छा, ये बात गवाह रहेगी कि मैंने कहा था। एक भी एमएलए जीत जाए अगर राजस्थान के किसी भी कोने से, देखिए सत्य स्वीकार्य है। सच्चाई क्या है, जमीनी धरातल की सच्चाई क्या है? ये लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। जिन्होंने हरियाणा में वोटें दूसरे नाम पे ली थी, गंगा जमुना पार भेजने के नाम पे ली थी, बड़ी जल्दी दिल मिल गए। जिस प्रांत में अभी मेरे साथी कटारिया जी कह रहे थे, तो मैं क्या बड़ा हरियाणा सम्मान में करता हूं। कांग्रेस का इनेलो से दिल इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, एक तरफ दूसरे मंचों पर आप कहते हैं कि एक साथ आना चाहिए सभी विपक्षी पार्टियों को। देखिए नासिर भाई, इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा में डूबता हुआ जहाज है। अच्छा, उसमें कोई नहीं चढ़ना चाहता, ना ही कोई सवार होना चाहता। ठीक है सर। आज ताऊ देवीलाल जी के सम्मान में भीड़ आई है, ये एक अलग पहलू है। लेकिन जिस कैंडिडेट जो इन्होंने कैंडिडेट खड़े किए थे विधानसभा के अंदर, उनका आप परफॉर्मेंस देखिए। मैं और मैं एक बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस को किसी भी, मेरी बात सुनिए नासिर भाई, मैं बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, कांग्रेस को हरियाणा में किसी से गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस अकेले अपने ठीक है। सुखबीर तंवर जी, मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया दोनों ही पार्टियों की इन रैलियों पर, किसकी कामयाब लगी, किसकी नहीं लगी आपको कामयाब? और दूसरी बात यह कि आप भी कहते हैं कि हम अकेले सक्षम है, हरियाणा में खुद से चुनाव लड़ेंगे। किस तरह से देखते हैं रैलियों के इस दम को? नासिर भाई, सर्वप्रथम हरियाणा के गठन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और 1977 और 1989 में देश की राजनीतिक दिशा एवं दशा बदलने वाली महान शख्सियत किसान कमेरे की बुलंद आवाज चौधरी देवीलाल को उनके 110वें जन्मदिवस पर शत नमन और उनके देश प्रदेश में फैले हुए सभी अनुयायियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जिस प्रकार से दोनों प्रवक्ता साथियों ने बात करी,
आज विषय वो नहीं है, और जो इन रैलियों में कहा गया वो भी एक अलग विषय है, चुनावी वर्ष है। लेकिन जिस तरह से विपक्षी नेता आज हरियाणा में कैथल की धरती पे इकट्ठा हुए और जिस प्रकार से वहां पे भीड़ आई और जिस प्रकार से नेताओं ने एक स्वर से भारतीय जनता पार्टी को देश और प्रदेश से उखाड़ने की बात करी, निश्चित तौर पे वो स्वागत योग्य है। और इसके अलावा आज जरूरी क्यों है, भारतीय जनता पार्टी को हटाना क्यों जरूरी है, उसके लिए कुछ मैं 1 मिनट का आपका समय लूंगा। जिस प्रकार से स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पे भारतीय जनता पार्टी अपना वायदा करके विफल रही, किसानों की आय दुगनी करने का झुनझुना देके विफल रही, 3 काले कानून जो लाए और उसमें 750 से ज्यादा साधक और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो इन्होंने बात कही थी उस पे आज तक विफल, और 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष की बात कही थी, कहाँ है 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष। इसके अलावा अग्निवीर के माध्यम से जिस प्रकार से 70-80 हजार रोजगार प्रतिवर्ष एक किसान कमेरे के बच्चे को मिलता था, वो इन्होंने 10-12 हजार पे समेट दिया। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। जीडीपी का बड़ा शोर मचाते हैं, -23.9 तक जीडीपी को ले जाने वाले लोग, और देश में आज सांप्रदायिक असहिष्णुता के हालात क्या हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा में जो अपूर्णीय क्षति इन्होंने पहुंचाई है वो सारा देश और प्रदेश देख रहा है। और सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री जिस प्रकार से हुई है, सब भुगत भोगी है। और पूंजीपतियों को सीधा लाभ देने का जो अलग मापदंड इन्होंने तय कर दिए हैं, वो सारी की सारी बातें, और विफल नोटबंदी, 99.4% प्रतिबंधित मुद्रा वापस जमा हो जाना, और कोविड में जिस प्रकार से श्रम शक्ति 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400 किलोमीटर तक पैदल चली, ये सारी बातें इसलिए भारतीय जनता पार्टी को देश और प्रदेश से, और आप भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जेजेपी की भी बात ही कह रहे होंगे। जुबान से तो आप बीजेपी का नाम ले रहे हैं, लेकिन जेजेपी को भी आप इसमें शामिल कर रहे होंगे। जी ठीक है, देश से भी और हरियाणा से। दीप कुमार सारंग जी, आज की रैली, जेजेपी शामिल है। हम शराब दीप कुमार सारंग जी, रैली के लिए बधाई। और सभी ताऊ देवीलाल को सभी पार्टियों के नेता उनके प्रति सम्मान रखते हैं, लेकिन आपने बहुत सारी बातें वहां पर की राजस्थान में, और ये भी कहा कि सत्ता की चाबी जेजेपी के पास होगी, जनाधार बढ़ रहा है इसलिए दूसरे प्रदेशों में ही पहुंच रहे हैं। किस तरह से आज की रैली को लेकर आप कहेंगे? दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि फेल हो गई, उधर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सत्ता से लोग बेदखल करने का मन बना चुके हैं। रैली को लेकर और आज के इस कामयाबी के साथ किस तरह से आप देखते हैं कि कामयाब रही या फिर और मेहनत करने की जरूरत थी? देखिए, जहां तक सीकर रैली का संदर्भ है नासिर जी, हमें तो ये लगता है कि राजस्थान के लोगों ने एक अलग रैली सोच ली और हरियाणा के लोगों ने अलग, और एक रैली के ग्राउंड में 2 रैलियों जितनी भीड़ पहुंच गई। अच्छा। लेकिन उसकी तो एक सीमा थी, और उस सीमा के बाहर फिर जहां पर जो आसपास खेल मैदान है सीकर का, वहां पर हजारों की संख्या में, पास में एक हैलीपैड था उस पर हजारों की संख्या में, और सड़कों पर इधर उधर पूरे शहर के अंदर जेजेपी के रंग में सीकर रंगा हुआ था। लेकिन ठीक बात है, ये किसी एक रैली से कोई यूं चीजें साबित नहीं हो जाती कि भाई वहां से कुछ आगे बात पक्की ही हो जाएगी। रैलियां इतिहास में भी बड़ी बड़ी हुई हैं, परिणाम कई बार अलग होते हैं, लेकिन हमारी पार्टी ऐसा नहीं है कि एक रैली से ही हम अब हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाएंगे कि अब हमारे विधायक ही बनने वाले हैं। वहां पर अगले 2 महीने 3 महीने जितने टाइम है इलेक्शन के लिए, हमारी जो वर्करों की फौज है वो और ज्यादा संख्या में वहां पर राजस्थान में रहेगी, और वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको जो जिस तरीके से साथ जोड़ रही है, वहां के जो वर्कर नए बन रहे हैं उनको सक्रिय करके नए नए उम्मीदवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हम प्रयास करेंगे। हम 25 सीटों के आसपास अभी सक्षम है कि जहां पर हम चुनाव लड़ सकते हैं, उनमें से देखते हैं कितनों में कामयाबी मिलती है। 200 सीटों की विधानसभा है राजस्थान में, बहुत बड़ा प्रदेश है, बड़े लंबे लंबे रास्ते हैं यहाँ के, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन दीप कुमार जी, आप कई बार बहुत सारी बातें बहुत साफगोई से कहते हैं और बिना लाग लपेट के कह जाते हैं। आप कह रहे हैं प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मंच से दावे किए गए कि सत्ता की चाबी हमारे पास होगी, हम यहाँ पर चुनाव जीतेंगे। एक तो इस सवाल का जवाब, और बार बार इनेलो के नेता खासतौर से कहते रहे कि जेजेपी हरियाणा में नहीं कर सकती थी रैली, इसलिए उनको वहाँ जाना पड़ा क्योंकि हरियाणा में लोग पसंद नहीं कर रहे। देखिए, ये जो दूसरे सवाल का मैं पहला जवाब दे देता हूँ, क्योंकि कांग्रेस के लोग भी कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं कि हरियाणा में रैली नहीं कर सकती, लेकिन दूसरी बार यही इनेलो कांग्रेस के लोग ये कहेंगे कि हरियाणा से लोगों को ले जाकर सीकर में राजस्थान में रैली करती।
कि हरियाणा से बसें जा रही थी, हरियाणा से पहले दिन वो लेकर चले गए, तो जाकर ये कामयाबी होगी। अगर हरियाणा के लोग नहीं जाना चाहते तो वो यहीं पे नहीं आते, उनको सीकर राजस्थान कैसे धक्के से ले जा रहे हैं। ये तो इनको कुछ ना कुछ तरीके से विरोध करना है। जिस तरीके की संख्या आपने तस्वीरों में देखी, अगर किसी और साथी को भ्रम हो, सबके फोन नंबर है मेरे पास पैनल में जो मौजूद है, उसको उनको भेज देता हूँ। जूम करके तसल्ली से देख लें कि जोश में कहीं कमी हो, संख्या में कोई कमी हो, कहीं पे जगह खाली हो, कोई और कमी ढूंढ पाए उसके अंदर, वो भी ढूंढ लें। और वो कोई कमी होगी तो वो हमें बता दें, हम स्वीकार भी कर लेंगे। हाँ, परफेक्ट तो अभी तक तो नहीं है, हम और आगे कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे। लेकिन जो आप उसके साथ जो दूसरी बात इसके साथ सत्ता की चाबी, हाँ, कि सत्ता की चाबी के हम वहां पे जिस तरीके से करें। देखिए, पार्टी का जब अपना आयोजन होता है, अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों के बीच में जब हम होते हैं, उसका एक शब्दावली अलग होती है। जब मैं आपसे एक औपचारिक संवाद कर रहा हूँ, उसकी शब्दावली अलग है। बात कुल मिलाकर यही है कि हमारा मकसद ये है कि हम वहां पर 25 से 30 सीटों पर लड़े और ऐसी निर्णायक स्थिति में पहुंचे जिसमें अगले आने वाली विधानसभा में कोई ये पूछे कि जेजेपी के विधायक कहाँ हैं, उनका रुख किस तरफ रहेगा, उनका समर्थन चाहिए या उनके सहयोग से सरकार चले या अगली सरकार में उनका दखल हो, उनकी नीतियां जो पार्टी की हैं वो कहीं ना कहीं वो अपना असर डाल पाए। बात तो कुल मिलाकर ये है। अब उसमें हम यूं कहें कि अगली सरकार में हमारा कोई चेहरा ही कुछ बनेगा, वो एक अलग अलग अंदाज, अलग अलग तेवर होते हैं बातों के। ठीक, निश्चित तौर पर जब आयोजन होगा और बड़ी संख्या में आगे जब लोग दिखेंगे तो भाषा का स्तर भी थोड़ा सा और पॉजिटिव हो जाता है, नेताओं में भी थोड़ा जोश आता है कि हाँ, इतनी संख्या में लोग आए हैं तो अब अगली 2 महीने का ही तो वक्त है, 2 महीने में हम कुछ निर्णायक कर लेंगे। लेकिन एक बात के साथ खत्म करना चाहूंगा। एक कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि अगर एक विधायक जीत जाए तो वो तो प्रवक्ता से इस्तीफा ही दे देंगे, छोड़ देंगे। हाँ, ये मुझे वाकई इसका कोई तुक समझ में नहीं आया। मैं कभी नहीं कहूंगा, मैं नहीं मानता कि कांग्रेस की सरकार बनेगी या इनेलो के एक से दूसरा बनेगा, लेकिन ये बात की इनेलो के 2 नहीं बन सकते और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये नहीं बनेगा तो मैं ये छोड़ दूंगा। ये कहीं ना कहीं कोई छटपटाहट है या ओवर कॉन्फिडेंस है हमारी पार्टी की क्षमता के बारे में। राजस्थान के अंदर अगर कोई प्रवक्ता इतने दावे से बात चंडीगढ़ में बैठ के कह रहा तो वो ओवर कॉन्फिडेंस है, उनका कितना है या उनकी बात कितना बनता है वो। ठीक है दीप कमल जी। ओंकार सिंह जी, आपने भी रैली की, उसके लिए बधाई। कितनी कामयाब रही? कहां पर लगा कि कुछ और मेहनत होती? दावे यहां से भी किए गए कि बीजेपी और जेजेपी को सत्ता से बेदखल कर देंगे हम। जिन लोगों के पहुंचने की उम्मीद थी उनमें बहुत सारे चेहरे नजर नहीं आए। कुछ ये भी चर्चाएं चल रही है कि नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, उनको लेकर एक अलग तरह की पूरे देश में बहस चल रही है कि वो शायद थोड़े से नाराज चल रहे हैं इंडिया गठबंधन से, वो अलग विषय है। लेकिन आज की रैली आपके लिए, क्या वाकई में इंडिया INLD मजबूती के साथ अपने आप को आगे बढ़ा रही है? नासिर जी, सबसे पहले तो मैं ताऊ देवीलाल जी के 110वें जन्म दिवस पर उन्हें नमन करता हूं और संपूर्ण देशवासियों को बधाई देता हूं। देखिए, आपने ही पहले बोला था आपकी डिबेट में कि लोकतंत्र में गिनती की वैल्यू होती है। आज जो गिनती आपने देखी, जितनी गिनती अंदर थी उससे 2 गुना बाहर थी। इससे कुछ तो स्पष्ट होता है, लोग 5-6 घंटे तक लगातार जमीन पर बैठे रहे। हमने कुर्सियां नहीं लगाई, ना ही इनेलो ने कभी रैली में कुर्सियां लगाई जैसे कांग्रेस और बीजेपी वाले लगाते हैं। कुर्सियां नहीं लगाई। इससे पता तो लगता है कि जनता किस तरीके से वहां 6-6 घंटे बैठी रहती है। दूसरा, मेरे भाई कांग्रेस वर्ग के प्रवक्ता ने बोला कि इनेलो डूबता जहाज है। देखिए, कौन डूबता जहाज है कौन नहीं है ये तो परिस्थितियां तय करती हैं। 2019 में हमारी पार्टी की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि पार्टी में भी टूट होगी, परिवार में भी टूट होगी। एक बड़ा हिस्सा दूसरी पार्टी में चला गया, अमूमन होता है। लेकिन हमारी एक सीट आने के बावजूद चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जिस तरीके से जनता की प्रत्येक समस्या को सड़क से लेकर विधानसभा तक उठाया, उसे पूरा प्रदेश का देश देखता है। जी ओंकार जी, मैं ओंकार जी आपके पास आता हूं, अगर आपको आवाज़ मिल रही है जी। एक बार फिर से आपके पास आएंगे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उनकी आवाज़ नहीं आ पा रही। अब सुदेश कटारिया जी, अब एक सवाल यहां पर यह है कि आपने एक दावा कर दिया कि फिर से मनोहर सरकार बनेगी, मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल बनेंगे। ठीक है, आपको पूरा हक है और सभी पार्टियों के नेता इस तरह का दावा करते हैं। लेकिन जेजेपी का क्या रहेगा हरियाणा? वो भी तो एनडीए में है।
ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। हमारी केंद्रीय चुनाव समिति है। तो आप क्या ये नहीं कह सकते कि हरियाणा में फिर से बीजेपी और जेजेपी की सरकार बनेगी? देखिए, मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। मुख्यमंत्री तीसरी बार मनोहर लाल जी का बनना तय है। मैंने आपको बताया उसका कारण भी क्या है। ऐसे चूल अचूल परिवर्तन जो हिंदुस्तान आज हरियाणा प्रदेश 1966 में बना, उसके बाद एक भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं आया जिन्होंने इतने बड़े चूल अचूल परिवर्तन किए हों। आप देखिए, विकसित देशों की तर्ज पे किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक छत के नीचे 500 जो सरकारी योजनाओं का लाभ किसी व्यक्ति को घर बैठे मिल सके, कभी सोच भी नहीं थी। उस सोच से भी आगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने काम किया है। अभी सुखबीर तंवर जी कह रहे थे कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कुछ नहीं किया। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में 10,000 रुपये मुआवजा प्राकृतिक आपदा आने पर, हमने उसको भी क्रॉस करके 15,000 दिया है। किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपये पेंशन दी है। किसानों को ऑनलाइन ट्रांसफर, उनके किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपये पेंशन दी है। आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया। किसान हित में जितने हमने काम किए उसने किसी सरकार ने नहीं किए। और एक सबसे बड़ी जो बात हरियाणा प्रदेश में हमने की, जिस प्रकार से नौकरियों की बंदरबाट हरियाणा प्रदेश में होती थी, सरेआम बोलियां लगाए जाया करती थी। एक रेडी फड़ी वाली लगाने वाले का बच्चा भी कोई IAS HCS लग सकता है, वो हरियाणा प्रदेश में हमने करके दिखाया। एक और सवाल था मेरा इसी बीच। अर्जुन चौटाला और इनेलो के और भी दूसरे नेता ये कह रहे थे कि जेजेपी जो राजस्थान में जा रही है चुनाव लड़ने के लिए, बीजेपी की तरफ से ऑर्डर मिला है। देखो, हर पार्टी को, हर व्यक्ति को कहीं भी रैली करने का अधिकार है। हर व्यक्ति चाहता है मेरा प्रमोशन हो, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे किसी दूसरी संस्था में। नहीं, आपका भी कुछ इसमें योगदान है कि आप राजस्थान में जाइए, मेहनत कीजिए और वहां पर। देखिए, हर व्यक्ति को अपना अधिकार है, हम क्यों कहेंगे? अच्छा। हर व्यक्ति चाहे वो राजस्थान में रैली करे, चाहे जाके दूसरे प्रदेश में करे, चाहे हिमाचल में करे, चाहे पंजाब में करे, कौन किसको रोक सकता है? सबको। तो अगर राजस्थान में जेजेपी चुनाव लड़ती है और एनडीए गठबंधन में नहीं होती है, तो उसका आपको नहीं लगता कि नुकसान होगा बीजेपी को वहां पर? देखिए, ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी नासिर जी, ये मेरे लायक सवाल नहीं है। ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन मैं हरियाणा प्रदेश की बात कर सकता हूँ। हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से हमने काम किया है, जिस प्रकार से मनोहर लाल जी ने चूल अचूल परिवर्तन किए हैं, उसका नतीजा यह है कि तीसरी बार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का बनना तय है। चलिए, तीसरी बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल बनेंगे, ये आपको पूरा हक है, आप इस पर तो पूरा खुलकर बोल रहे हैं। ओंकार जी की आपकी बात अधूरी रह गई थी, अपनी बात पूरी कीजिए। कांग्रेस पर भी, बीजेपी पर भी आप कुछ बोल रहे थे और जेजेपी पर भी बोल रहे थे। नासिर जी, देखिए, लोकतंत्र में जनता सुप्रीम होती है और जनता का तकाजा आज आपने देख लिया। दूसरा, बीजेपी के साथी बोल रहे थे मेरे कि जनमत आज बीजेपी के साथ है। देखिए, जो 2019 का जनमत था उसमें 40 सीट बीजेपी की थी, 10 सीट जेजेपी की थी। जनमत बीजेपी के साथ नहीं था, खंडित जनादेश था। और वो 2019 की बात है। आज का जनादेश तो 2024 में पता लगेगा, क्योंकि चुनाव तो नहीं हुए ना। आज जनादेश किसके साथ है ये तो भी भूष्या के गर्भ में है। जनता सुप्रीम है, एक बात सभी मानते हैं। और जनादेश 2024 में चेक होना है। और अभी से ये कह रहे हैं कि हमारे पास आज ही जनमत है, ये कैसे पॉसिबल है? आज प्रदेश की जनता कितनी समस्याओं से गुजर रही है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, पेपर लीक मामले, प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, पेंशन काट दिया जाना, बिजली के मीटर नाजायज तौर पर फैमिली आईडी पर लग जाना, पीले राशन कार्ड कट जाना। इसके अलावा, सबके अलावा पोर्टल एक किसान के लिए भी पोर्टल लागू कर दिए। किसान को CSC सेंटर में जाकर 200 से 500 रुपए देने पड़ते हैं अपनी समस्या अपलोड। लेकिन ओंकार जी, एक सवाल इस बीच ये भी था, एक बात और भी कही जा रही है कि आज जिस बात का आप कह रहे हैं कि भीड़ बहुत थी, बड़े कई पार्टियों के नेता वहां पर पहुंचे, तो एक बात ये कही जा रही है कि इनेलो की ताकत नहीं है। ये तो ताऊ देवीलाल के नाम पर सब वहां पहुंच गए, क्योंकि उनके प्रति उनका सम्मान था। इनेलो की ताकत नहीं है कि इनेलो अब दूसरी पार्टी के नेताओं को अपने मंच पर ले आए। नासिर जी, एक चीज तो चौधरी बीरेंद्र सिंह जी पहुंचे, क्या वो दूसरी पार्टी के नहीं है? और दूसरा, आप कह रहे हो इनेलो की ताकत नहीं है, या कुछ प्रवक्ता साथी बोल रहे हैं इनेलो की ताकत नहीं है। तो किसी की रैली में वही कार्यकर्ता जाता है जो पार्टी विशेष से जुड़ा होता है। कोई दूसरी पार्टी का कार्यकर्ता किसी दूसरी पार्टी की रैली में नहीं जाता। आज जितनी संख्या पंडाल के अंदर थी, उससे डबल संख्या पंडाल के बाहर थी। पंडाल बहुत छोटा था और 4-4 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ था।
आज का इकट्ठ जो कार्यकर्ताओं और उनके साथियों का इकट्ठ था, वो ये दर्शाता है कि आने वाले समय में हरियाणा में बदलाव परिवर्तन तो 1001% तय है। ठीक है। अब कोई माने या ना माने, मानने का क्राइटेरिया तो यही है ना, 2024 के चुनाव दिखाएंगे। बिल्कुल। और दूसरी बात, अगर कांग्रेस ये कहती है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, तो ये तो वक्त बताएगा और ये जनता बताएगी कौन सी पार्टी डूबता हुआ जहाज है। एक बार तो ये भी कह दिया गया था कि इनेलो समाप्त होगी, लेकिन आज हमने अपनी ताकत को पुनः स्थापित किया। रमन सिंह जी, आपने इनेलो को कह दिया डूबता हुआ जहाज। दूसरी बात ये भी आ रही है कि इनेलो इंडिया गठबंधन में शामिल होने की बात भी कर रही थी, या वो कह रहे थे कि हम साथ में, फिर उन्होंने कहा कि 25 के बाद हमारा ये तय होगा कि हमें क्या करना है। क्या कांग्रेस की वजह से नहीं हो पा रही शामिल? एक तरफ आप कह रहे हैं विपक्षी एकता, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है, इस तरह की चर्चाएं कि कांग्रेस नहीं चाहती, हरियाणा कांग्रेस नहीं चाहती कि इनेलो इंडिया गठबंधन में आए। देखिए, लोकदल के दो चेहरे हरियाणा की 2 करोड़ 70 लाख आवाम ने देखे हैं। जब देश हित में कोई फैसला बीजेपी के खिलाफ होता है तो सबसे पहले लोकदल वहाँ पे वोट डालते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति जी को चुनाव को लेके और तमाम जगह ये चेहरा दिखाई दिया है। मैं ज़्यादा गहराई में ना जाके मेन मुद्दे पे आना चाहूँगा। अभी बीजेपी के मेरे प्रवक्ता साथी ने बड़े कसीदे पढ़े हैं। वो ये भूल गए कि हरियाणा में किसान लगातार पीड़ित है। अपनी फसल बेचने के लिए उसको पहले जेल में जाना पड़ता है, फिर उसकी फसल एमएसपी पे बिकती है। आज हरियाणा में हर महकमे के कर्मचारी धरनों पे हैं। कोई से ऐसे कर्मचारी नहीं है जिनको हरियाणा सरकार और पुलिस ने ना पिटा हो। रमन जी, ये बताइए सुन कि लीजिए, कांग्रेस के नेता क्यों नहीं पहुंचे आज वहां पर? देखिए, ये पहले अभय चौटाला ने कहा कि ये घमंड है और जनता सबक सिखाएगी आने वाले वक्त में कांग्रेस को। देखिए नासिर भाई, ये पहले ही तय हो चुका था कि कोई कांग्रेस की तरफ से नहीं आएगा, क्योंकि माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था हरियाणा में कांग्रेस खुद में सक्षम है, हमें किसी से गठबंधन करने की हरियाणा में कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 36 बिरादरी अपनी पार्टी के लोगों से तो गठबंधन करेंगे आप, एसआरके से तो करेंगे, उन्हें तो साथ में लेकर चलेंगे। नासिर भाई, आप थोड़ा धैर्य रखेंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा ना। आप एक सवाल करते हैं, मैं जवाब शुरू करता हूं, आप उसको ही रोक देते हैं। चलिए सुनिए ना, मैं बोल रहा हूं, बोलिए। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया था कि भाई हरियाणा में कांग्रेस खुद में सक्षम है, हमें किसी भी पार्टी से सहयोग लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 36 बिरादरी की नब्ज के आधार पर ये बात कह चुके हैं। क्योंकि लगातार हमारे माननीय उदय भान जी, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष माननीय हुड्डा साहब, माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी और पार्टी के सभी सम्मानित लीडर, सीनियर लीडर हरियाणा के हर कोने में जा रहे हैं। हम जनता की आवाज सुन रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। उस आधार पर हमने देखा है कि हरियाणा में आज कांग्रेस का एक तरफा माहौल है, और ये सत्य भी है, स्वीकार्य भी है, ये सब जानते हैं। क्योंकि 10 साल खट्टर साहब से पहले हरियाणा में हमने राज किया है। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 10 साल मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में हरियाणा में सड़कों के जाल बिछे, ठीक है सर, मेडिकल कॉलेज बने, थर्मल प्लांट लगे, और बात सुनिए वो आप गिना देना, क्योंकि अभी हम दूसरे टॉपिक पर बात कर रहे हैं। मैं उसी नब्ज के आधार पे कहना चाहता हूं, क्योंकि हरियाणा के हर कोने से एक आवाज आ रही है। आपने कह दिया कि हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस खुद में सक्षम है, दीपकमल सारंग जी, और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आप तो राजस्थान से कांग्रेस को उखाड़ने की बात कर रहे हैं, यहां पर तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अब हमारी सरकार आने वाली है और हम सक्षम भी हैं, और जनता परेशान है बीजेपी जेजेपी सरकार से। एक बीच में याद कर लिया कि इन्होंने 10 साल, क्योंकि पूरे आगे का बात ये बताएंगे नहीं ना, कि 10 साल राज करने के बाद हरियाणा के 1966 से लेके अब तक के इतिहास में सबसे कम 20 वोट इनके आए थे। नहीं तो कभी भी 30% से नीचे नहीं आते थे, 20% वोट आए थे। एक बना था, अगली बार एक भी नहीं बना, 0 पे आ गए, और 67 से सीटें घट के 15 पे रहे। ये इनकी सरकार का रिपोर्ट कार्ड है, जिस पर हरियाणा की संख्या मोहर लगा चुकी है 2014। बार बार गुणगान सुनेंगे, जिसका फैसला हरियाणा की जनता दे चुकी है। क्या ये हरियाणा की जनता के जनादेश को गलत बता रहे हैं? अगर इनकी सरकार इतनी भली थी, अच्छी थी, तो क्या हरियाणा के लोगों को ये बेवकूफ कह रहे हैं, या फिर क्या कह रहे हैं? दगाबाज कह रहे हैं, धोखेबाज कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? कि उनको समझ नहीं है
कि कौन सी सरकार अच्छी है कौन सी नहीं है। अच्छी होती तो इनको रिपीट करते ना तीसरी बार के लिए। 15 सीटों पर क्यों समेटा इनको, क्यों इनके सारे के सारे मंत्री हारे और सारे के सारे लोकसभा के सांसद हारे, और अगली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों खुद हारे रोहतक और सोनीपत से। ये तो और सक्षम है, ये सक्षम तो 2014 में भी कह रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, ठीक है कि मैं सक्षम हूं और सरकार पर दोबारा। दीपकमल जी एक सवाल और है मेरा आपसे कि वहां पर जो राजस्थान में चुनाव लड़ने की बात आ रही है, तो क्या राजस्थान का चुनाव ये तय कर देगा कि हरियाणा में चुनाव की नौयत क्या होगी, कि आप वहां पर एनडीए के साथ लड़ेंगे, बीजेपी के साथ लड़ेंगे, अलग से लड़ेंगे, तो वो हरियाणा के लिए भी एक इशारा हो जाएगा? राजस्थान और हरियाणा जी एक साथ चले, अलग रहे, किस स्वरूप में चले, सब चीजों के लिए राजनीति में गुंजाइश है। और हमारा जो संविधान है, चुनाव आयोग के नियम है, सब चीजों की पार्टियां। आज ही के दिन आप तो तुलना चाह रहे हैं कि हम इनेलो के साथ करें, जिसके साथ हम कभी भी तुलना नहीं चाहते, क्योंकि हम इनसे 8 गुना आगे हैं। इनके 2-2.5 हमारे 16% आते हैं, इनका 1 विधायक जीतता है, हमारे 10 जीतते हैं जी। इनके साथ हम कभी नहीं चाहते। अगर आप तुलना करना चाहते हैं तो आप जयपुर में माननीय दीपकमल जी आपकी आवाज थोड़ी, आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव अभियान शुरू किया है राजस्थान में। तो और उनसे 1 घंटा दूरी पे सीकर में हमारी रैली थी। तो अगर हम इस तरीके से कोई तुलना करें तब तो फिर भी ठीक है। आपकी तुलना बीजेपी से होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं ओंकार जी से एक सवाल है। ओंकार जी, आपसे तो तुलना भी नहीं करना चाहते जेजेपी के नेता अपनी, आप में और उनमें 8-10 गुना का फर्क है। ना किया करो इनसे तुलना हमारी, तो इसलिए सर उनसे जवाब तो लेना पड़ेगा। जी ओंकार जी, हाँ। और आप कहते हैं कि आप बीजेपी और जेजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। देखिए नासिर जी, ये तो जनता जवाब देगी। नासिर जी, ये तो जनता तय करेगी जेजेपी का क्या योगदान है हरियाणा की राजनीति में, कब पैदा हुई जेजेपी, और इनके बाद जो कार्यकर्ता सर एक ही चुनाव में सरकार में आ गए, ये बड़ी बात होती है। वो इनेलो के थे, वो भ्रमित होकर चले गए जब इन्होंने, मैं उसी पे आता हूं। देखिए, जब कोई भी परिवार, कोई भी पार्टी टूटती है तो एक दड़ा बराबर तो नहीं रहता ना, एक दड़ा मजबूत हो गया। इन्होंने जनता को भ्रमित कर दिया। आज जनता अगर पिछले 5 साल का शासन देखती है तो उसके लिए मुख्य रूप से बीजेपी को नहीं, जेजेपी को दोषी मानती है, क्योंकि इन्होंने ही तो बोला था ना कि इनको यमुना पार पहुंचाएंगे। इन्होंने ही तो बोला था ब्याह खट्टर का फोटो मोदी की, और यही जेजेपी बीजेपी की गोद में बैठ के इन्होंने सरकार बनाई। अब ये तो 2024 का चुनाव हरियाणा का तय करेगा कि ताऊ देवीलाल जी का असली वारिस कौन है, और दूसरा इस वक्त कौन सी पार्टी कितने % वोट लेकर बैठी है, ये 2024 का चुनाव तय करेगा। पिछले चुनाव के में तो एकदम से, क्योंकि 7 अक्टूबर 2018 को गोहाना की रैली वहां पे वोटिंग हुई थी। उस वोटिंग की वजह से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला जी को नोटिस दिया था, और अनुशासनहीनता का नोटिस था। इन्होंने उस वक्त कार्यकर्ताओं में, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी वहां पे नहीं थे, उस वक्त जेल में थे, रैली में जरूर थे, लेकिन उन्होंने कार्यकर्ताओं को भ्रमित किया, भ्रमित करके कार्यकर्ता चला गया। उस वक्त तो दुष्यंत चौटाला जी ने यह भी बोला था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का साथ मेरे को मिलेगा। कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी कंफ्यूज था। और दूसरा, आज परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। आज प्रदेश की जनता जानती है एक और सवाल आपको, जो बीजेपी का शासन हुआ उसके लिए जिम्मेवार कौन है, ये जानती है। ठीक है, दीपकमल जी आप क्या कह रहे थे, बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, ये 4 साल 5 साल पुराना रोना कितनी बार लेकर बैठेंगे बार बार इनेलो वाले। हम आगे बढ़ चुके हैं, इससे ये भी आगे बढ़े। जनता तय कर चुकी है किसने अच्छा किया, किसने धोखा दिया। ये बार बार उन्हीं बातों पर अटके हुए हैं, कब आगे अपग्रेड करेंगे अपने आप को। तो हम तो इनको कुछ नहीं कह रहे, हम इनको क्या कह रहे हैं? एक मिनट, इनेलो ऐसा हम कौन सा इनसे अपनी तुलना कर रहे हैं? इनेलो का गुजारा इसी बात में है कि जो कुछ हो रहा हो कि बस इसके बाद ही हो जाएगा। जैसे अभी नासिर जी, हम इनसे अपनी तुलना नहीं कर रहे हैं, ये तो हरियाणा छोड़कर चले गए। ओंकार जी एक मिनट, जैसे 1 हफ्ते 10 दिन से गुजारा ये हो रहा था कि 25 सितंबर की रैली से सब कुछ साफ हो जाएगा। ये तो हरियाणा छोड़कर ही चले गए, इनसे क्या तुलना करेंगे? पार्ट बन जाएंगे और विकल्प दे देंगे और सरकार बना लेंगे। आज तक का था इनका।
अब आगे ये अगले चुनाव तक के लिए करेंगे, तब फैसला हो जाएगा। इसी तरीके से गुजारा चल रहा है। जैसे एक गाड़ी होती है, उसका एक पहिया होता है, पहिए में अगर पंचर हो जाए तो उसमें आप कितनी भी बार बार हवा बुलाओ, वो 5 मिनट 10 मिनट हवा निकल ही जाएगी। आप राजस्थान चले गए, सीकर पहुंच गए, अपना ख्याल रखिए, आगे कहाँ जाओगे। आज के जो इनके नेता हैं वो पंचर के रूप में है, वो इसकी हवा बार बार निकाल देते हैं इनके टायर की। मान लो आज के दिन से रैली से अगर थोड़ी सी 2 फूंक हवा भरी भी होगी तो रात तक सुबह तक निकल जाएगी, क्योंकि पंचर है वहाँ। इनके नेता ऐसे फिर कोई उल्टी बात कह देंगे, फिर कोई धमका देंगे किसी को, फिर किसी को लताड़ देंगे, वो फिर हवा खाली हो जाएगी। तो इनकी गाड़ी दौड़ नहीं सकती, क्योंकि इनके टायर परमानेंटली पंक्चर हैं इनके नेताओं की वजह से, जिनके हाथ में आज के दिन इनेलो है। ओंकार जी इस पर कुछ बोलेंगे, फिर मैं सुखबीर तंवर जी के पास और फिर सुदेश कटारिया जी आपके पास आता हूं। जी, आपको थोड़ी सी ताकत मिलती है तो फिर आपकी वो ताकत कम हो जाती है आपके नेतृत्व की वजह से। तो जेजेपी के प्रवक्ता साथी बोलते हैं, सुनिए मैं उसी पे जवाब दे रहा हूँ। एक तरफ तो ये प्रवक्ता साथी बोलते हैं जेजेपी के कि हमारी तुलना ना करो, दूसरी तरफ से हमारी चर्चा भी ये खुद ही करते हैं। देखिए हरियाणा छोड़कर सीकर चले गए। अब मैं तो ये पूछना चाहूंगा इनसे कि सीकर के बाद आगे कहाँ जाओ। चलिए ठीक है सर। सुखबीर तंवर जी आप भी बार बार कह रहे हैं कि विपक्ष को एक साथ आना चाहिए, लेकिन कांग्रेस चाहती नहीं है कि इंडिया गठबंधन में इनेलो शामिल हो। क्या आप चाहते हैं? आम आदमी पार्टी चाहती है? और क्या आप लोगों को इनवाइट किया गया था वहां पर या नहीं किया गया था? देखिए नासिर, जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन का उदय हुआ है उसमें हरियाणा कांग्रेस या भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि इंडिया गठबंधन के बारे में कौन पार्टी इसमें आएगी, कौन रहेगी, कौन बाहर जाएगी। हुड्डा साहब की कोई जिम्मेदारी नहीं है। निश्चित तौर पे जिस प्रकार से हुड्डा साहब के बयान आप ये कह रहे हैं कि अगर इनेलो उसमें शामिल होती है या इंडिया गठबंधन के नेता जो भी है शामिल करवाते हैं तो हुड्डा साहब रोक नहीं सकते? नहीं, हाँ नासिर निश्चित तौर पे आज के दिन हुड्डा साहब की इंडिया गठबंधन में किसी प्रकार की कोई भूमिका या जिम्मेदारी नहीं है, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे, मैं तो बहुत सिंपल से सवाल पूछना चाहता हूँ। C2 प्लस 50% पे कोई जवाब नहीं है, इधर उधर की बात करने का कोई फायदा नहीं है। और हरियाणा के बारे में बड़ा बखान कर रहे थे। शिक्षा में हजारों स्कूल नासिर जी इन्होंने बंद किए। CHC PSC के आज हालात क्या है, मंत्री जेल में है, 10 साल से शिक्षा मंत्री जेल में है, आप सब जानते हैं। ये भ्रष्टाचारियों का अड्डा है इंडिया गठबंधन। नासिर भाई भ्रष्टाचारियों का अड्डा है। कटारिया साहब ये बात कर रहे हैं। अरे भाई वो शिक्षा मंत्री जेल में है, कौन से मॉडल की बात कर रहे हो? उस भ्रष्टाचार मॉडल की बात कर रहे हो? वो तो शुक्र मानो अरविंद केजरीवाल ने उन पर साइन नहीं किए, नहीं तो उनकी जगह अरविंद केजरीवाल जेल में होते। चोर मोसेरे भाई ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं। सुदेश कटारिया जी उन्हें बोलने दीजिए, मैं आता हूँ आपके पास। सुदेश, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के आरोप में जेलों में सड़ रहा है वो तो शुक्र मनाओ केजरीवाल ने उसमें दस्तक नहीं की, नहीं तो वो जेल में होता। कौन से मॉडल की बात कर रहे हो? कौन से स्कूल की बात कर रहे हो? कौन सी शिक्षा की बात कर रहे हो? अरे देखिए हरियाणा प्रदेश में किस प्रकार से काम हुए। अगर काम सीखने तो हरियाणा प्रदेश में देखिए, मनोहर लाल जी से आप बात करते हैं भ्रष्टाचार की। चोर मोसेरे भाई है सब। पत्र के नाम पे 5 लाख से ज्यादा पेंशन कार्ड देना और 10 लाख से ज्यादा राशन कार्ड काट देना, ये इनकी विफलता है। इसके अलावा भ्रष्टाचार, शराब घोटाला, 12.5 लाख लोग BPL में जुड़े अभी, जो आखिरी पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति था उसको लाभ देने का काम किया है। 12.5 लाख लोग, मैं बता रहा हूँ, वो गरीब व्यक्ति सरकार का लाभ ले रहा है, आपके पेट में दर्द हो रहा है। आप बात भ्रष्टाचार की करते हैं, आपके मिनिस्टर जेलों में बंद पड़े। कौन से मॉडल की बात कर रहे हैं? चाहिए आप लोगों के हाथ इन्होंने। चलिए सुखबीर जी जरा, अब ये घोटाले तो सब एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। ये इनकी बोलते हैं। एक मिनट आप फुल विंडो में लीजिए। नासिर सुनो, जमीनों की लूट सभी हमारे सभी पैनलिस्ट को दिखाइए। लूटने का प्रयास कर रहे हैं, ये इनकी विफलता है। मैं आ रहा हूँ एक बार अब मेरा सवाल, क्योंकि टाइम भी ज्यादा नहीं है, एक सवाल सभी से। जिस प्रकार से इन्होंने जेलों में बंद किया, ये इनकी विफलता है। चलिए ठीक है। सुदेश कटारिया जी, अभी दीप कमल जी कह रहे थे कि हमारी तुलना अगर होनी चाहिए तो बीजेपी के साथ होनी चाहिए। आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हैं। जेजेपी पार्टी हरियाणा में सहयोगी है, वो इनेलो को तो अपनी तुलना में मानते ही नहीं है।
तो आप भी मानते हैं कि हाँ इस लेवल पर, उन्होंने जिक्र भी किया कि पीएम मोदी से 1 घंटे की दूरी पर जेजेपी का प्रोग्राम हो रहा था। मैंने तो कहा नासिर भाई, आपने कहा सीएम आया के नारे लग रहे थे, पीएम आया कर लगा लो, कौन रोक रहा है? अच्छा, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, कहीं भी जाके रैली करने का अधिकार है, कहीं भी बात कहने का तो अधिकार है, लेकिन इस बात को आप क्या कहते हैं? जेजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से इस बात को आप कहते हैं कि कुछ ज्यादा ही बोल दिया उन्होंने, या उनका अधिकार है, कुछ भी बोल सकते हैं? छोटा मुंह बड़ी बात है नासिर भाई, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। दीप कमल जी। नहीं, देखिए, अब सुदेश कटारिया जी को अगर हमारा मुंह छोटा लग रहा है और बात बड़ी लग रही है तो ये इनकी सोच है, ये इनका अपनी पार्टी और अपने नेता के प्रति एक ऐसे नेता से आकलन करना नासिर भाई जिसका विश्व में डंका बज रहा हो, जो विश्व में जिसका नाम जाने माने लोगों में हो, उससे कंपैरिजन करना है, तो मुझे लगता है यही बात है, और तो लगता नहीं। सुदेश जी, आप बड़ी पार्टी के बड़े प्रवक्ता हैं, तो थोड़ा सा दिल भी बड़ा रखिए। नहीं, मैंने तो कहा हर आदमी को अधिकार है। सीएम आया की जगह पीएम आया भी कहते तो कौन रोक रहा है नासिर भाई? हर बात व्यक्ति को अधिकार है। और थोड़ा सा अगर आप इतने अच्छे तरीके से सरकार का और मुख्यमंत्री जी का गुणगान डिबेट के दौरान कर रहे थे, जब आपसे सवाल इनेलो, कांग्रेस, जेजेपी के बारे में पूछे जा रहे थे, उस वक्त भी आप अपना काम बहुत जिम्मेदारी से कर रहे थे, तो ये संयम थोड़ा सा यहाँ पर भी रख लेते तो और बड़े कहलाते आप, आपकी पार्टी भी बड़ी कहलाती। लेकिन फिर भी अगर आप हमें छोटा मुंह कह रहे हैं, छोटी पार्टी कह रहे हैं, हम उसमें भी हम तो मानते हैं बहुत छोटी पार्टी है हम तो, और बीजेपी के मुकाबले तो ऐसे हैं जैसे वो पीछे अभी आ रहा था कि भाई चंद्रयान से वो इतनी दूर तक गया है, चांद इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसके आगे पृथ्वी इतनी छोटी सी है, तो बीजेपी के आगे तो हम हैं भी उतने ही छोटे। हम बुरा भी नहीं मानते, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो आप पर आपकी शोभा बढ़ाए, ये थोड़ा सा आप अगर ध्यान रखेंगे तो और अच्छा रहेगा। नहीं तो ये 3 लोगों को मजा आएगा, आप और हम अगर भिड़ेंगे तो, जो कांग्रेस और इनेलो वाले बैठे हैं। आप चाहते हैं वैसा कुछ करना तो वो भी ठीक है, अगली बार वो भी कर लेंगे, कोई बात। चलिए, आप एक आखिरी प्रतिक्रिया रमन जी, बस हम खत्म कर रहे हैं। हाँ, देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साथी ने एक बात कही, हाँ, उससे पहले उनको इतना याद नहीं है शायद, इसलिए दिलाना चाहता हूं। हम इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, जो कि इनको पता नहीं है इस बात का। और माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारी पार्टी के बड़े सम्मानित नेता हैं। तंवर साहब, जितना आपकी दुकान में सामान है वो सारा कांग्रेस से गया हुआ है, आप थोड़ा धैर्य रखें। मैं नहीं चाहता कि जुबान की मर्यादा कहीं और चली जाए। आप इस इंडिया गठबंधन के अंदर एक सहयोगी हैं और सहयोगी होने का फर्ज निभाएं। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का हम सम्मान करते हैं और ऐसे ही हम केजरीवाल साहब का भी सम्मान करते हैं। आपको भी इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, मेरा ये मानना है। दूसरी बात नासिर भाई, जल्दी से सर, टाइम नहीं है। आपने कहा कि गठबंधन को लेके हरियाणा में पहले दिन से ही ये बात तय हो चुकी थी कि हरियाणा में हमें किसी से कोई गठबंधन की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। ओंकार जी, आखिरी प्रतिक्रिया जल्दी से। जी, देखिए, जेजेपी के प्रवक्ता साथी को जमीन तो बीजेपी ने दिखा दी, और ये बार बार इनकी बेइज्जती करते हैं। कभी विप्लव देव जी करते हैं, कभी मुख्यमंत्री जी करते हैं, कभी इनके प्रवक्ता साथी करते हैं। जमीन दिखा दी इनको, और ये अच्छे से जमीन देख भी रहे हैं और तुलना हमारे से करते हैं। दूसरा, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने एक बात कही कि आम आदमी पार्टी में जितना सामान है उतना इन्हीं से ही गया है। तो भाई वो सामान अब तुम्हारा तो नहीं है, मुझे कहने का तो हक नहीं, लेकिन अगर आपकी दुकान में देखा जाए तो बहुत सारा सामान इनेलो का भी पड़ा है और जेजेपी का सारा सामान ही इनेलो का पड़ा हुआ है, जो वापसी आएगा 2024। ठीक है सर। तंवर साहब, आखिरी प्रतिक्रिया जल्दी से। देखिए नासिर, जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता ने बात कही, मैंने निश्चित तौर पे कोई ऐसी अमर्यादित बात नहीं करी। निश्चित तौर पे पुनः कह रहा हूँ, हुड्डा साहब का इंडिया गठबंधन में आप दोबारा देख लेना तंवर साहब, आपको पता चल जाएगा आपने क्या कहा है और क्या नहीं कहा। नहीं, अरे कोई बात नहीं, सिर्फ ये कहा कि मैं पुनः कह रहा हूँ कि हुड्डा साहब का आज के दिन इंडिया गठबंधन में कोई विषय नहीं है। ठीक है तंवर, बाद में हो वो एक अलग बात है। कटारिया जी, सुदेश कटारिया जी, आखिरी प्रतिक्रिया। नासिर जी, देखिए, मैं स्पष्ट कर चुका हूं, इन रैलियों का
रैली करने का हर व्यक्ति को, हर पार्टी को अपना अधिकार है, लेकिन हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो फिर से तीसरी बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी प्रचंड बहुमत से बनने वाले हैं। जिस प्रकार से उन्होंने हरियाणा प्रदेश में काम किए हैं, जिस प्रकार से परिवर्तन करके दिखाया, जिस प्रकार से विकास करके दिखाया है, मैं दावे से कह सकता हूं तीसरी बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का बनना तय है। दीप कमल जी, अगर आप आवाज सुन रहे हैं तो आपकी आखिरी प्रतिक्रिया। चलिए, उनसे संपर्क टूट चुका है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सुदेश कटारिया जी, रमन सिंह जी, सुखवीर तंवर जी, दीप कमल सारन जी, ओंकार सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। बहस हो रही थी, चर्चा हो रही थी, गंभीरता से बात हो रही थी, सब अपनी अपनी सरकारें बनने का दावा कर रहे हैं, सब अपने अपने आप को सक्षम भी बता रहे हैं और सब ये भी कह रहे हैं कि हम साथ में भी चलेंगे। तो सियासत ऐसा ही है जिसमें कहा जाता है कि सियासत एक ऐसा खेल है जिसमें कई चालें खुद से भी छिपाकर चलनी पड़ती हैं। 24 में किस तरह से राजनीतिक पार्टियों को दम मिलेगा, बल मिलेगा, आने वाला वक्त बताएगा और रैलियों में कितना दम था, इसका आकलन जनता फिलहाल करती रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप बने रहें खबरों अभी तक के साथ। नमस्कार।